Powered by i10. नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। न बनना चलो, इस नारे के साथ 27 अगस्त को कोलकाता में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई, तेल पोता गया उनको रोकने के नाम पर। 28 अगस्त के लिए भी एक कॉल दी गई और उस पर भी राज्य सरकार की चुनौती आई। इन सब के बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। बात इस पर भी होगी कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को कथित शराब घोटाले में जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसियों पर क्या तल्ख टिप्पणियां की। केजरीवाल की कस्टडी बढ़ने पर भी बात करेंगे। साथ में होंगी दूसरी बड़ी खबरें, जैसे जम्मू कश्मीर या झारखंड से जुड़ी या हरियाणा से जुड़ी चुनाव की खबरें। पर सबसे पहले बड़ी खबर पर बात। न बनना चलो, ये एक नारा था जो कोलकाता और फिर मीडिया के जरिए पूरे देश में 27 अगस्त की सुबह से गूंज रहा था। हजारों की भीड़ थी जो पैदल मार्च कर रही थी। यह आक्रोश शुरू हुआ कोलकाता गैंगरेप और मर्डर के बाद जो आरजी कार मेडिकल कॉलेज में हुआ था। ये मार्च उसके बाद की जांच और सरकार की विफलता के विरोध में निकाला जा रहा था। लेकिन जिस न बनना का नाम लेकर ये मार्च आगे बढ़ रहा था वो है क्या? न बनना कोलकाता की एक बिल्डिंग का नाम है, प्रदेश सचिवालय की बिल्डिंग। इसे वहां न बनना भवन कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, नोबो और ओन्नो, यानी नया चावल। जब नया चावल आता है तो पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक के किसान इस समय को न बनना उत्सव के रूप में मनाते हैं और इसी के नाम पर सचिवालय का नाम न बनना भवन रखा गया। इसके टॉप फ्लोर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का ऑफिस भी है। पहले सूबे के मुख्यमंत्री का ऑफिस राइटर्स बिल्डिंग हुआ करता था, लेकिन 2013 में ममता बनर्जी ने इसे न बनना में शिफ्ट करा लिया। पश्चिम बंगाल में हालिया विरोध प्रदर्शनों को देखें तो न बनना का नाम बार बार आता रहा। 2021 में भी ये प्रदर्शन हुए थे। इसे तब स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SFI और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी DYFI और कुछ अन्य वामपंथी छात्र संगठनों ने मिलकर किया था। तब ये आंदोलन पश्चिम बंगाल सरकार की रोजगार और अन्य मसलों पर विफलता को लेकर किया गया था। लेकिन अब एक बार फिर 27 अगस्त की सुबह कोलकाता में प्रदर्शन हुआ। न बनना के घेराव की तैयारी हुई। तब पूरे शहर में, खासतौर पर हावड़ा ब्रिज से लेकर न बनना तक सुरक्षा बढ़ा दी गई। ये तो अतीत की बात होगी, लेकिन इस बार के न बनना प्रदर्शन की क्या खास बात रही? क्यों सुरक्षा घेरा इतना बड़ा था हावड़ा ब्रिज से लेकर न बनना तक? 5 बिंदुओं पर समझते हैं, फिर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। प्रदर्शनकारियों को शहर के अलग अलग स्थानों से न बनना जाने से रोकने के लिए 7 रूट पर कुल 6000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। 19 जगह बैरिकेडिंग लगाकर रोड ब्लॉक की गई। हावड़ा ब्रिज को 27 तारीख की सुबह से ही बंद कर दिया गया क्योंकि इसके रास्ते बड़ी भीड़ आगे बढ़ने का अनुमान था। ड्रोन के जरिए निगरानी हो रही थी। न बनना के पास भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लगा दी गई। इसे CRPC में धारा 144 के रूप में जानते थे, मतलब एक साथ 5 से ज्यादा लोग नहीं जुट सकते। क्रेन से भारी कंटेनर लाकर सड़कों पर रखे गए। कई रूट्स पर कंक्रीट की भी एक किस्म की अस्थायी दीवार खड़ी की गई। प्रदर्शनकारी दीवार फांदकर आगे न बढ़ सकें, इसके लिए कंक्रीट की दीवारों पर, कंटेनर्स पर मोबिल ऑयल डालकर इसे चिकना किया गया ताकि जो चढ़ने की कोशिश करे वो फिसल जाए। सुरक्षा को लेकर और कौन से इंतजाम थे, देखिए कोलकाता से ये रिपोर्ट। इस वक्त मैं आपको दिखाता हूं मेरे पीछे किस तरह की पुलिस बंदोबस्त किए गए हैं। ये पूरा रास्ता लेकिन ब्लॉक कर दिया गया है, पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग कर दी गई है और यही रास्ता नवान्नो की ओर जाता है। यहाँ से जो राज्य सचिवालय है नवान्नो है, उसके बीच में सेकंड हुगली ब्रिज पड़ता है। लगभग 2 किलोमीटर की दूरी होगी, 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी होगी और उससे पहले ये बड़ा बैरिकेड यहाँ पर लगा दिया गया है। इसमें देखिए तेल लगा दिए गए हैं, ये लोहे के बैरिकेड हैं, उसके पीछे बांस है, उसके पीछे फिर पक्के बैरिकेड है और यहाँ पर माइकिंग
हो रही है, माइकिंग बंगला में हो रही है, जिसमें बार बार कहा जा रहा है कि पुलिस शांतिपूर्ण आंदोलन में पे हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन नवान्नो यानी राज्य सचिवालय जो है वो भारतीय न्याय संहिता के धारा 163 के तहत यहाँ पर एक धारा 163 जारी रहती है। इस वजह से नवान्नो जाने की कोशिश न करें, ये बात लगातार माइकिंग के द्वारा कही जा रही है। और सैकड़ों की संख्या में यहाँ कोलकाता पुलिस के जवान और अफसर मौजूद हैं जो पल पल की नज़र रखे हुए हैं। और इस वक्त अगर रैली जो है कॉलेज स्क्वायर से जो रैली निकली है वो इस तरफ आती है या उसको आने दिया जाता है कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो माइकिंग की जा रही है उसमें बार बार कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण आंदोलन या शांतिपूर्ण रैली में पुलिस हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये देखिए तार से पूरे बांस को यहाँ पर बांधा जा रहा है और ये 3 स्तर की 3 लेयर बैरिकेडिंग यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले लोहे के जो बैरिकेड्स हैं वो है, उसके बाद बांस है, उसके बाद ये बड़े बड़े कंटेनर्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। तो ये एक तरह से किले में तब्दील कर दिया गया है नवान्नो जाने वाले जो भी रास्ते हैं उनको। आपने इंतजामों की बात सुनी, व्यवस्था की बात सुनी, पर ये सब भीड़ के सामने नाकाफी साबित हुए। देखते ही देखते पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए और तनाव का माहौल बन गया। शुरू हो चुकी है, पुलिस खदेड़ने में लगे हुए हैं और आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। आप बखूबी समझ रहे हैं, आवाज आप सुन पा रहे होंगे। और फिलहाल इस भीड़ को जो है खदेड़ कर पथराव किए जा रहे। मैं आपको बता दूं, लगातार पुलिस के ऊपर पथराव किए जा रहे हैं और उसके जवाब में पुलिस कार्रवाई कर रही है। रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवान जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ जवान जो इसमें घायल भी हुए हैं। ये मंजर हम दिखा रहे हैं कि सातरागाछी सबवे जो है उसके अंदर जाकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। श्याम थोड़ा आ गया, ये दिखाएंगे कि सातरागाछी सबवे यानी जो रास्ता रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है उसके अंदर से पुलिस निकल रही है। तो जो भीड़ था उन्हें खदेड़ कर अंदर भेज दिया गया है। मौजूदा मंजर दिखा रहा है कि क्या हालात है। जैसे ही घुसता है भीड़ पुलिस के ऊपर जो है, उन्होंने जैसे ही वो यहाँ पर पथराव किए तो जवाब में पुलिस ने आनन फानन में आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शनकारियों ने हावड़ा से लगे संतरागाछी में बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस के सामने आए, छीना झपटी हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। दोनों तरफ से लोगों के घायल होने की खबर आई। पुलिस ने फिर हिंसा का हवाला देते हुए रैली को गैरकानूनी करार दिया। इसकी पुष्टि कोलकाता के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सुप्रीतिम सरकार ने भी की। They had announced through social media and the press that they will be undertaking a program called Navanno Vijan on 27th, but they did not seek permission, which is mandatory requirement as far as the Honorable High Court directives. नवन्ना मार्च की अनुमति पुलिस ने नहीं दी। कहा कि हमने रैली के लिए आवेदन खारिज कर दिया क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने औपचारिक अनुमति नहीं ली थी। प्रदर्शनकारियों की तरफ से 29 अगस्त को भी नवन्ना तक मार्च की अनुमति मांगी गई है, लेकिन पुलिस की तरफ से इस पर भी अनुमति नहीं मिली है। इन सब बातों के बीच 27 तारीख की शाम तक प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच गतिरोध की स्थिति बनी रही। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ भाजपा ने भी 28 अगस्त को बंगाल बंद का आह्वान किया है। ये तो हुई नवन्ना की बात, सुरक्षा व्यवस्था और बिगड़े हालात की बात। अब बात इस मार्च की। पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट कोलकाता केस पर 2 बार सुनवाई कर चुका है, टास्क फोर्स बन चुकी है, डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील हो चुकी है और कोर्ट की सख्त अपील के बाद देश भर के ज्यादातर डॉक्टर काम पर लौट भी आए हैं। तो अब ये मार्च कौन निकाल रहा है और इन लोगों की मांग क्या है? ये मार्च बुलाया कोलकाता के एक छात्र समूह ने, नाम पश्चिम बंग छात्र समाज। इस संगठन से जुड़े अलग अलग कॉलेजों के छात्र मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। कौन से कॉलेज हैं? रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के छात्र प्रवीर दास, कल्याणी विश्वविद्यालय के शुभांकर हल्दर और रविंद्र मुक्त विश्वविद्यालय के सायन लाहिड़ी। इन कॉलेजों और छात्र संगठन के बारे में जानकारी दे रहे हैं कोलकाता के इंडिया टुडे से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार जयंतो घोषाल। इसमें 2 मुद्दा है, 2 बिंदु है। एक बिंदु है कि पश्चिम बंगाल में ये आरजी कर का जो रेप इंसिडेंट को लेके आम जनता के मन में जो सिविल सोसाइटी ऑफ बंगाल बहुत नाराज है और एक परसेप्शन ये क्रिएट हुआ है कि रेपिस्ट जो है समहाउ उनमें एक गवर्नेंस का इशू जोड़ गया है, पुलिस का एट्रोसिटी का इशू आ गया है और किसी तरह परसेप्शन हुआ है कि दोषी को सरकार बचाने का कोशिश कर रहा है। अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा है, लेकिन आम जनता में जो मतलब जिसको कहते हैं डिस्कॉन्टेंट, नाराजगी,
वो आज जो मूवमेंट हुई है उसमें प्रतिफलन दिखाई दिया है। लेकिन इसमें एक बड़ा इशू है जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो पॉलिटिक्स है, देखिए एक होता है स्पॉन्टेनियस जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक आंदोलन, वो ऑर्गेनिक आंदोलन है, लेकिन आज मैं देख रहा था कि वहां जो पार्टिसिपेशन है उसमें एक स्मॉल सेक्शन ऑफ स्टूडेंट है, लेकिन इसमें आम जनता और जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है, क्योंकि अर्जुन सिंह तो खुद अपीयर भी कर गए हैं जो बीजेपी के लीडर है और बीजेपी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इट हैज बिकम पॉलिटिकल पार्टीज प्रोग्राम ऑल्सो, ऑल्दो इट इज नॉट ऑफिशियली झंडा लेके कोई लीडर शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष नहीं आए हैं, तो लेकिन इसमें जो दो इशू है, एक तो नाराजगी जो है वो जमीनी हकीकत है और इसीलिए ये मूवमेंट का एक सक्सेस भी दिखाई दे रहा है। और पुलिस ने अभी तक ये मतलब अभी जो मैं बात कर रहा हूं उस समय भी टीयर गैस, लाठीचार्ज सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये इशू जो है मेन मुद्दा से ये हट के पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा तो नहीं बन जा रहा है, ये मेरा एक मन में ये सवाल भी है। लेफ्ट जो है वो पहले अनाउंस कर दिए थे कि हम बीजेपी के पॉलिटिकल प्रोग्राम, बीजेपी और टीएमसी में जो हो रहा है उसमें हम शामिल नहीं होंगे। तो जो पहले ममता बनर्जी का जो रुख था कि राम और बाम ये दो मिलके कर रहे हैं, वो इस मूवमेंट में लेफ्ट का पार्टिसिपेशन ज्यादा दिखाई नहीं दिया। और स्टूडेंट का जो यूनियन, जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, ये इवन जूनियर डॉक्टर्स कहाँ है, जो जूनियर डॉक्टर्स है उनके भी पार्टिसिपेशन ज्यादा नहीं है, तो इट हैज बिकम ए पैरेलल पॉलिटिकल पार्टी प्रोग्राम। लेकिन उसमें इशू जो है वो इशू तो डायलूट नहीं हो रहा है, क्योंकि इशू क्या है, आज का मूवमेंट का इशू है कि गद्दी छोड़ो चीफ मिनिस्टर, रेपिस्ट को पनिश करो, ये आज मुद्दा नहीं है, इसीलिए लग रहा है दो इशू अलग हो गया है। दूसरा सवाल, जब सुप्रीम कोर्ट टास्क फोर्स बना चुका है तो मार्च निकाल रहे इन संगठनों की मांग अब क्या है? पहली, ट्रेनी डॉक्टर के केस में निष्पक्ष जांच और न्याय, दोषी को जल्द से जल्द फांसी की सजा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा। तीसरी मांग काबिल गौर है और इसी पर विवाद छिड़ा है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि ये मार्च पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इसके जरिए शहर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, बांग्लादेश जैसी हालात बनाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी सर्किट में यह भी कहा जा रहा है। पार्टी सांसद सयानी घोष ने कहा कि लोग प्रदर्शन के नाम पर पिकनिक मनाने जा रहे हैं। टीएमसी ने कुछ वीडियो भी जारी किए जिसमें पश्चिमी मिदनापुर जिले के घाटल में कुछ लोग कथित तौर पर हिंसा भड़काने की योजना बनाते दिखे। टीएमसी का आरोप, ये लोग बीजेपी से जुड़े हैं। भाजपा, कांग्रेस, सीपीएम सब तो एक ही है। अब देखिए भाजपा वो नवान्न विजन कर रहा है, कांग्रेस सपोर्ट कर रहा है, सीपीएम वालों मुंह में जो भी चाहे बोले, लेकिन उसका जो सब ये प्रोटेस्ट, वो जो मंच प्लेटफॉर्म्स है, वो लोग सब जाने का बात कर रहा है। तो तृणमूल का खिलाफ, बंगाल का खिलाफ, ये एनआरकी क्रिएट करने के लिए ये तो सब राम बाम सब एक हो रहा है। बीजेपी की तरफ से काउंटर आया। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ममता बनर्जी को तानाशाह बताया और कहा पश्चिम बंगाल सरकार छात्र आंदोलन को कुचलना चाहती है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगर देश में कहीं तानाशाह है, अगर देश में कहीं तानाशाह है तो वो तानाशाह ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी बिल्कुल स्पष्टता से एक स्टैंड लेती हैं कि वो आरोपियों के साथ खड़ी रहेंगी, उनको संरक्षण देंगी। ममता बनर्जी विफल रही कि कानून व्यवस्था मजबूत रहे, हमारी बहन, हमारी माताएं सुरक्षित रहें, वो विफल रही। आरोप प्रत्यारोप यही नहीं रुके। बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि 26 तारीख की शाम से ऐसे 4 छात्र लापता हैं जो मार्च निकालने की योजना बनाने में शामिल थे। शुभेंदु ने इनके नाम लिखे। इसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने ट्वीट किया और छात्रों के लापता होने के आरोपों को गलत बताते हुए लिखा, कोई लापता नहीं है, जिनकी बात हो रही वो मार्च के बीच हिंसा फैलाने की साजिश रच रहे थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। विरोध प्रदर्शनों पर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के आमने सामने होने के बाद टीएमसी का एक आरोप यह भी आया कि ये मार्च और प्रदर्शन विपक्षी दलों खासकर भाजपा की शय पर हो रहा है। भाजपा का आरोप कि ममता बनर्जी एक तरफ तो सीबीआई को जांच भटकाने के लिए साजिश रच रही है, दूसरी तरफ इसी एजेंसी की जांच तेज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी कर चुकी है।
तो सवाल ये कि क्या वाकई कोलकाता में अब एक किस्म की अनसेट फाइट छिड़ गई है कि कौन पहले प्रदर्शन करता है, कौन बड़ा प्रदर्शन करता है और कौन इसका पॉलिटिकल माइलेज उठाता है। बता रहे हैं जयंतो घोषाल। बीजेपी जो कर रहा है वो बीजेपी पॉलिटिकल प्रोग्राम कर रहा है ममता के खिलाफ, लेकिन ममता जो मोदी जी के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। ममता कह रहे हैं सीबीआई इमीडिएट इसका रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। जब हम कलकत्ता पुलिस कर रहे थे और कलकत्ता पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, खत्म होने के पहले सीबीआई ले लिया, तो सीबीआई नतीजा दे, तो वो सीबीआई के खिलाफ कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है वो भी अभी बंद कर दिया, क्योंकि उसमें भी आलोचना हुई है, क्योंकि शी इज अ रूलिंग पार्टी बॉस। व्हाई शी इज बिहेविंग लाइक ऑपोजिशन? मुझे लगता है इट वाज टैक्टिकल। शी वांटेड टू टेक द ऑपोजिशन स्पेस आल्सो, क्योंकि वो प्रतिपक्ष का जो पॉलिटिकल स्पेस है वो भी रूलिंग पार्टी का स्पेस और ऑपोजिशन स्पेस दोनों एक साथ लेना चाहते थे। लेकिन आप ये देखिए लास्ट 2 डेज ममता बनर्जी का कोई स्टेटमेंट नहीं है, ममता बनर्जी का कोई जुलूस नहीं है। अभी तो बीजेपी का जुलूस ही हम देख रहे हैं। तो ममता बनर्जी हैज चेंज्ड द स्ट्रेटेजी एंड नाउ शी इज साइलेंट एंड हर पार्टी इज शोइंग सम वीडियो फुटेज जिसमें बीजेपी के साथ, बीजेपी लीडर के साथ स्टूडेंट का मीटिंग, ये भी बीजेपी के लोग लीडर और वो नाम और फोटो देखा ही दे रहा है, बोल रहे हैं कि मतलब 2-4 डेथ होना चाहिए मूवमेंट में, तब पॉलिटिकल सक्सेस होगा। ये टीएमसी इज यूजिंग दोज इश्यूज आल्सो। बड़ी खबर यहीं पर। अब सुर्खियों का रुख करते हैं। पहली सुर्खी जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पर इसके असर से जुड़ी है। मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन यानी AMMA अम्मा की 70 सदस्यों की टीम ने पद से इस्तीफा दे दिया। अभिनेता मोहनलाल, जो साउथ सिनेमा के पॉपुलर एक्टर हैं, हिंदी फिल्मों में उन्हें आप कंपनी और राम गोपाल वर्मा की आग जैसी फिल्मों में देख चुके हैं, उन्हीं मोहनलाल की अध्यक्षता वाले संगठन के सदस्यों ने नैतिकता के आधार पर यह इस्तीफा दिया। नई गवर्निंग बॉडी का गठन जल्द किया जाएगा। इसके लिए 2 महीने के भीतर बैठक बुलाई जाएगी। हेमा कमेटी की रिपोर्ट क्या है जिस पर इतना बवाल मचा है? मलयालम सिनेमा जगत के काले चिट्टे खोलती 235 पन्नों की रिपोर्ट पिछले दिनों पेश हुई, जिसे जस्टिस के हेमा के नेतृत्व में बनी कमेटी ने तैयार किया था। ये बताती है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कैसे सुनियोजित तरीके से महिलाओं का शोषण और यौन शोषण किया जाता है। कमेटी ने इंडस्ट्री की कुछ ऐसी महिलाओं से बात की जिनकी उम्र 30 साल से कम है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अलग अलग स्तर पर काम किया और उस दौरान शोषण झेला। हमने इस रिपोर्ट पर विस्तार से आसान भाषा में प्रोग्राम में बात की है। अगर आप देखना चाहें, जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट के बारे में जानना चाहें, तो आपको आज के ललन टॉप शो के डिस्क्रिप्शन में उस एपिसोड का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा बंगाली अभिनेत्री श्रीलेखा मित्रा ने भी मलयालम फिल्म निर्देशक रंजीत पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। इस मामले में 27 अगस्त को FIR दर्ज हुई। 26 अगस्त को इसी मामले में केरल सरकार ने SIT का भी गठन किया था, जिसमें 4 महिला अधिकारियों को रखा गया था। और भी कई अभिनेत्रियां हैं जो एक एक करके सामने आ रही हैं। अगली सुर्खी उत्तर प्रदेश से है। खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आर्काइव से निकला ये विजुअल देखिए। मुझे भी एक ना एक दिन जाना है, लेकिन ये काम तो चलता रहना चाहिए, इसलिए मैंने जाने से पहले ही मायावती को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तस्वीरें दिसंबर 2001 की हैं, जब बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम ने मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। और अब ये ट्वीट देखिए, जो इसी बरस का 27 अगस्त का है। मुझे यानी कुमारी मायावती को आज एक बार फिर से सर्वसम्मति से बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर सभी लोगों का हार्दिक आभार और शुक्रिया। दरअसल आज बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और इसमें मायावती को लगातार 4थी बार बिना किसी विरोध के पार्टी अध्यक्ष चुना गया और इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट के जरिए दी। एक बात बता दें, कांशीराम ने 15 दिसंबर 2001 को पहली बार सार्वजनिक तौर पर मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, जबकि बसपा के अध्यक्ष तौर पर उनकी आधिकारिक जिम्मेदारी पहली बार 18 सितंबर 2003 से शुरू हुई थी। अगली सुर्खी भी यूपी से ही है। यूपी की नगीना सीट से सांसद और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्हें अब सीधे तौर पर मायावती की राजनीति का वारिस या उनका विरोधी दलित राजनीति दोनों तरफ से बताया जा रहा है। क्या है आज़ाद से जुड़ी खबर? हरियाणा विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी JJP के साथ गठबंधन करेगी और मिलकर चुनाव लड़ेगी। 27 अगस्त को दिल्ली में दुष्यंत चौटाला ने इसका ऐलान किया। उनके साथ चंद्रशेखर भी मौजूद थे। चौटाला ने बताया, हरियाणा विधानसभा चुनाव में JJP 70 सीटों पर और आज़ाद समाज पार्टी 20 सीटों पर लड़ेगी। सीट शेयरिंग के ऊपर हमारी चर्चा भी हो। 70 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 20 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम चुनाव लड़ेगी। और
दोनों पार्टियां मिलकर पूरे प्रदेश का रोड मैप, रूट प्लान भी जल्द आपके बीच में पब्लिश कर देंगे। जौन जौन से जिले हमने चुने हैं उनके अंदर कैसे कैसे सीट शेयरिंग होगा वो भी अलग से आपके बीच में हम टाइमली दे देंगे नॉमिनेशन से पहले। बात बसपा से शुरू हुई तो बता दें कि वो पहले ही हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन कर चुकी है। अगली सुर्खी दिल्ली से। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। उन पर दिल्ली के कथित शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप हैं। ईडी ने उन्हें मार्च 2024 में गिरफ्तार किया। इसके बाद सीबीआई ने भी उन्हें इसी केस में गिरफ्तार किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका ये कहकर खारिज की थी कि वो केस में मुख्य आरोपी हैं और बाहर जाने पर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती हैं। वहां से याचिका खारिज होने के बाद के कविता सुप्रीम कोर्ट पहुंची। यहाँ 27 अगस्त को सुनवाई के दौरान उनकी तरफ से वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए। उन्होंने अदालत को भरोसा दिलाया कि के कविता देश छोड़कर भागने का कोई इरादा नहीं रखती। सभी दलीलें सुनने के बाद जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विश्वनाथ की बेंच ने ये निष्कर्ष दिया कि अंडर ट्रायल कस्टडी को सजा में नहीं बदलना चाहिए। ये भी कहा कि अब उन्हें जमानत न देना ठीक नहीं होगा, फेयर नहीं होगा और इस आधार पर पूर्व राज्यसभा सांसद को जमानत मिली। हालांकि ये सशर्त है। 3 शर्तें कोर्ट ने रखी। पहली, ईडी और सीबीआई दोनों के केसेस में 10-10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा। दूसरी, सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की कोई कोशिश नहीं होगी। और तीसरी, के कविता को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करना होगा। ये तो हो गई के कविता की बात। आप जानते हैं कि इसी केस में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी जमानत मिल चुकी है। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो अभी सीबीआई के केस में जेल में है। 17 अगस्त को वो राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए और यहाँ से उनकी न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई। आखिरी सुर्खी में बात जम्मू कश्मीर चुनाव की। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। 32 नाम है। सबसे खास उमर अब्दुल्ला का नाम, जो गांदरबल सीट से लड़ेंगे। उमर अब्दुल्ला जो लोकसभा के चुनाव में बारामूला की सीट से हार गए थे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी होने के बाद उमर ने कहा था कि जब तक ये दर्जा बहाल नहीं हो जाता वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि जून में उनसे फिर पूछा गया था कि क्या वो अपने फैसले को रिकंसीडर कर रहे हैं और तब भी उन्होंने कहा था जब तक अनुच्छेद 370 बहाल नहीं होता तब तक विधानसभा में पैर नहीं रखेंगे। अब उन्होंने फैसला बदल दिया। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बारामूला से जावेद हुसैन बेग, लाल चौक से एहसान परदेसी और हब्बा कदल से शमीमी फिरदौस को उतारा है। 18 कैंडिडेट के नाम पार्टी पहले ही घोषित कर चुकी है, यानी कुल 50 कैंडिडेट एनसी ने उतार दिए। कांग्रेस और गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 51 सीटें मिली हैं। दूसरी तरफ भाजपा ने भी 29 कैंडिडेट्स की तीसरी लिस्ट जारी की। दूसरे फेज की 10 और तीसरे फेज की 19 सीटों के उम्मीदवारों के नाम है। लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इससे पहले 26 अगस्त को भाजपा ने 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। कांग्रेस की बात, पार्टी ने 26 अगस्त की देर रात 9 सीट्स पर कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया। इसकी सूची भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज का ललन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। पेट दर्द हुआ, गूगल बोला हो सकता है ये कैंसर है। सिर दर्द हुआ तो रील बोली पक्का ये डिप्रेशन है। सच है क्या? बात है सेहत की तो भरोसा कीजिए भरोसेमंद लोगों पर। आपको इंटरनेट के नीम हकीमों से बचाने, सच्ची बात बताने एक बार फिर दिल्ली में जम रहा है सेहत अड्डा। होंगे डॉक्टर्स, होंगे एक्सपर्ट्स और होगी सेहत की बातें तमाम। हंसी है सबसे बड़ी दवा, इसलिए आपको हंसाने का भी है इंतजाम। कार्यक्रम शुरू होगा 29 अगस्त सुबह 11 बजे से। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर क्लिक कीजिए और रहिए हेल्दी। Sensodent K presents Sehat Adda, co-powered by USP, your reliable healthcare partner, and Dr. Basu Eye Hospital.